सोचकर देखिए, एक बड़ा सा परिवार है जहां कमाई तो सब करते हैं, लेकिन सारा पैसा एक ही जगह इकट्ठा होता है। अब असली चुनौती ये है कि उस पैसे को सदस्यों में बांटा कैसे जाए कि सब खुश रहें और किसी को ऐसा न लगे कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। कुछ ऐसी ही कहानी है भारत सरकार और उसके राज्यों की, और पैसों के इसी बंटवारे का मुद्दा आज एक बहुत बड़ी बहस बन चुका है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। एक देश अपने टैक्स से कमाए हुए पैसे को अपने राज्यों में आखिर किस आधार पर बांटे? ये सवाल भारत के फिस्कल फेडरलिज्म यानी राजकोषीय संघवाद की बिल्कुल जड़ में है। आसान भाषा में कहें तो ये सेंटर और स्टेट्स के बीच पैसों के लेन देन का पूरा सिस्टम है। चलिए आज इसी सिस्टम की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले ये बहस इतनी गर्म क्यों है, फिर समझेंगे कंट्रीब्यूशन और कलेक्शन का फर्क। इसके बाद जीएसडीपी पर बात करेंगे कि क्या ये एक बेहतर ऑप्शन है, और देखेंगे कि इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, और आखिर में एक नए फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सिस्टम तो सीधा सा है। केंद्र सरकार पैसा इकट्ठा करती है और फिर फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों पर राज्यों में बांट देती है। लेकिन अब इसी सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। पर क्यों? क्या दिक्कत आ रही है? तो इस पूरी बहस की जड़ में कुछ बड़ी चिंताएं हैं। पहली, जब से जीएसटी आया है राज्यों की खुद टैक्स लगाने की पावर वो कम हो गई है। फिर केंद्र की स्कीम्स काफी डोमिनेंट हो गई हैं। एक और बड़ी बात, केंद्र जो सेस और सरचार्ज लगाता है ना, वो राज्यों के साथ शेयर नहीं होता। और सबसे बड़ा मुद्दा, जो हाई परफॉर्मिंग राज्य हैं उन्हें लगता है कि उनका हिस्सा कम हो रहा है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन इक्विटी पर मतलब कमजोर राज्यों की मदद पर ज्यादा फोकस करते हैं। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, कंट्रीब्यूशन वर्सेस कलेक्शन। मतलब असली सवाल ये है, देश की कमाई में किस राज्य का कितना योगदान है? क्या हम उस जगह को गिने जहां टैक्स जमा हुआ, या उस जगह को जहां असल में पैसा कमाया गया? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे जो बड़े आर्थिक रूप से मजबूत राज्य हैं, उनका कहना बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि हम देश के टैक्स रेवेन्यू में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जब बंटवारे की बात आती है तो हमें मिलता बहुत कम है। यही उनकी सबसे बड़ी शिकायत है। लेकिन इसमें एक पैंच है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो वो अपना सारा टैक्स महाराष्ट्र में फाइल करेगी। लेकिन उसकी फैक्ट्रियां, उसके सेल्स ऑफिस, वो तो शायद यूपी, बिहार, गुजरात सब जगह हो सकते हैं। तो असली इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ हो रही है? सिर्फ मुंबई में या उन सभी राज्यों में? असली योगदान किसका है? तो समस्या यही है, सिर्फ पैन डेटा यानी जहां टैक्स फाइल हुआ उसके आधार पर यह पता लगाना मुश्किल है कि किस राज्य ने असल में कितना कंट्रीब्यूट किया। इसीलिए हमें एक बेहतर प्रॉक्सी, एक बेहतर इंडिकेटर की जरूरत है। तो क्या कोई बेहतर तरीका है? शायद है। और यहाँ एंट्री होती है जीएसडीपी की। आइए देखते हैं कि ये क्या है और ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिल्कुल आसान भाषा में ये किसी राज्य की टोटल इकोनॉमिक आउटपुट है, मतलब उस राज्य की एक साल की कुल कमाई। आइडिया ये है कि जिस राज्य का जीएसडीपी ज्यादा होगा, जाहिर है उसका टैक्स बेस भी बड़ा होगा और वो देश के टैक्स में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। और सुनिए, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, डेटा भी इस बात को सपोर्ट करता है। जब हम 2023-24 के आंकड़ों को देखते हैं तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। देखिए, किसी राज्य के जीएसडीपी और उसके डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के बीच कोरिलेशन है 0.75। ये एक काफी स्ट्रॉन्ग लिंक है। मतलब जीएसडीपी बढ़ता है तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है। और जीएसटी के मामले में तो ये कनेक्शन और भी ज्यादा सॉलिड है, 0.91। ये नंबर बताता है कि जीएसडीपी टैक्स कंट्रीब्यूशन का एक बहुत ही भरोसेमंद इंडिकेटर हो सकता है। ठीक है, तो अगर जीएसडीपी को आधार बनाया जाता है तो इसका असर क्या होगा? कौन से राज्य होंगे विनर्स और कौन से लूजर्स? चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। पर नए फॉर्मूले की बात करने से पहले एक नज़र डालते हैं अभी के सिस्टम पर। ये जो 2020 से 2025 का डेटा है, ये दिखाता है कि अभी कितना बड़ा इम्बैलेंस है। इस टेबल को आराम से देखिए। महाराष्ट्र, जो देश के टोटल टैक्स में लगभग 40% कंट्रीब्यूट करता है, उसे ट्रांसफर्स में मिलता है सिर्फ 6.64%। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को देखिए, जिसका कंट्रीब्यूशन 4.6% है, उसे ट्रांसफर्स का मिलता है 15.81%।
ये जो इतना बड़ा फर्क है, इसी से सारी बहस शुरू होती है। और ये बार चार्ट इस कहानी को और सिंपल कर देता है। जो अभी का फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला है, उसका टैक्स कलेक्शन से कोरिलेशन देखिए, सिर्फ 0.24, बहुत कमजोर। और अब जीएसडीपी शेयर का टैक्स कलेक्शन से कोरिलेशन देखिए, 0.81, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। फर्क बिल्कुल साफ है। तो अब सोचते हैं, अगर ट्रांसफर्स जीएसडीपी के आधार पर होते तो क्या होता? अगर जीएसडीपी को फॉर्मूला बनाया जाता तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों को काफी फायदा होता। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के शेयर में कमी आती। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, जीएसडीपी बेस्ड मॉडल एक प्योर कलेक्शन बेस्ड मॉडल से बेहतर बैलेंस बनाता है। इसमें फायदा नुकसान थोड़ा मॉडरेट होता। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। क्या वाकई एक नए फॉर्मूले की तरफ बढ़ने का समय आ गया है? और अगर हाँ, तो सबसे बड़ी चुनौती है एफिशिएंसी और इक्विटी के बीच, यानी आर्थिक विकास और सबकी मदद, इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। इस पूरी बहस का जो कोर आइडिया है वो ये है कि जीएसडीपी एक बैलेंस ला सकता है। एक तरफ ये उन राज्यों को रिवॉर्ड करता है जिनका टैक्स कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है, और दूसरी तरफ ये रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जगह छोड़ता है, जिससे इक्विटी का ध्यान रखा जा सके। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सबके सामने है, क्या जीएसडीपी बेस्ड फॉर्मूला सचमुच एफिशिएंसी और इक्विटी के बीच वो जरूरी बैलेंस ला सकता है जिसकी भारत के फिस्कल फेडरलिज्म को जरूरत है? इस एक सवाल का जवाब ही देश के आने वाले आर्थिक भविष्य की दिशा तय करेगा।